ने बातचीत का विषय रखा है बुद्ध धर्म, सीआईए और शीत युद्ध राजनीति। और ये विषय रखते समय कई चीजें दिमाग में हैं जो कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहली चीज ये कि सामान्य तौर पर ये माना गया कि बौद्ध धर्म जो है वो एक तरह से गैर राजनीतिक धर्म है और लंबे समय तक वो गैर राजनीतिक धर्म रहा। लेकिन कोल्ड वार की पॉलिटिक्स जब शुरू हुई, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो अमेरिका ने ये अपने तरीके से चिन्हित किया कि बौद्ध धर्म जो है वो सारी दुनिया में एक एंटी कम्युनिस्ट शक्ति के तौर पर व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी बिंदु को केंद्र में रख के पेंटागन ने, सीआईए ने, अमेरिकी प्रशासन ने बौद्ध धर्म के विजाविज अपनी नीतियां बनाई। और इस प्रसंग में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्थित एशिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था का गठन किया। एशिया फाउंडेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं वे अब डॉक्यूमेंट आमतौर पर कोई भी रिसर्च स्कॉलर वहां जाके उन्हें देख सकता है, पढ़ सकता है, रिसर्च कर सकता है, उपलब्ध हैं कि कैसे सीआईए ने प्लान करके बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के अंदर अपना पेनिट्रेशन या हस्तक्षेप बढ़ाया। एशिया फाउंडेशन के 1965-68 के जो दस्तावेज जो सामने आए हैं वे बौद्ध धर्म के प्रति अमेरिकी नीति को लेकर भरे पड़े हैं। इन दस्तावेजों की रोशनी में श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में खास तौर पर बौद्ध धर्म को संगठित करने पर अमेरिकी नीतिकारों ने जोर दिया। और ये वह पहलू है जो कि आमतौर पर चर्चा से गायब है। बौद्ध धर्म, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कि सभी देशों में एक जैसा नहीं है और उसकी एक जैसी भूमिका नहीं है। भारत में बौद्ध धर्म की जो भूमिका है वो भूमिका श्रीलंका में नहीं है। भारत में जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई तो बौद्ध धर्म की शुरुआत में यह सच है कि अनेक राजा, व्यापारी महात्मा बुद्ध की शरण में आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन बौद्ध धर्म ने राजनीति नहीं की। लेकिन मॉडर्न पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि बौद्ध धर्म खुलकर राजनीति करता नजर आता है, जिसे हम लोग बुद्धवादी राजनीति कहते हैं। बुद्धवादी राजनीति जो है या बौद्ध राजनीति, इसका असर विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। हमारे यहां भी दिखाई देता है। हमारे यहां जो पॉलिटिकल फिगर हैं वो बौद्ध धर्म का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनली ये मान लिया कि धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए, संविधान को राजनीति से, धर्म से अलग रहना चाहिए, तो कायदे से हमें इसका सभी धर्मों के संदर्भ में पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म के संदर्भ में भी पालन करना चाहिए, इस्लाम के संदर्भ में भी पालन करना चाहिए, ईसाइयत के संदर्भ में भी पालन करना चाहिए, बौद्ध और जैन धर्म के संबंध में भी पालन करना चाहिए। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं, अगर हमें एक सेकुलर समाज और सेकुलर स्टेट बनाना है तो हमें धर्म को राज्य से अलग करना होगा।
धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। लेकिन जो हमारे मतलब संविधान निर्माता थे वही अंत में बौद्ध की धर्म की शरण में गए और बड़े स्केल पर लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया उनके नेतृत्व में। तो कैसे कहें हम कि धर्म और राजनीति का संबंध नहीं होना चाहिए? बौद्ध धर्म के साथ में राजनीति करना जायज है, हिंदू धर्म के साथ में राजनीति करना नाजायज है, ईसाई धर्म के साथ में राजनीति करना नाजायज है। यह कैसे हो सकता है? सभी धर्मों का राजनीति में हिस्सा लेना नाजायज है। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न पीरियड में बौद्ध धर्म राजनीति में उतरता है। खासतौर पर 17वीं शताब्दी से इसके संकेत मिलने शुरू होते हैं कि बौद्ध राजनीति कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी के पहले तक आमतौर पर बौद्धों ने धर्म का पालन किया, धर्म के क्षेत्र में काम किया, राजनीति नहीं की। और ये जो CIA वाला फैक्टर है, इस फैक्टर को समझने के लिए एशिया फाउंडेशन नाम की जो सन फ्रांसिस्को में जो स्थापित संस्था है उसकी भूमिका को खासतौर पर विश्लेषित करने और समझने की जरूरत है, क्योंकि उसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है बौद्ध धर्म और CIA के संबंध को विकसित करने में। एक और चीज है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं, मैंने बहुत पहले लिखा भी था इसको, लेकिन कि दलाई लामा जब वहां से निकले तो दलाई लामा के साथ में जो लोग थे उनमें से कुछ लोग, उनके परिवार के लोग भी थे, उन्होंने बाकायदा CIA के साथ मिलकर काम किया जब वो चीन से निकले। तो यह कैसे संभव है कि धर्म की राजनीति CIA के साथ पवित्र होगी और धर्म की राजनीति हिंदुस्तान में अपवित्र होगी? धर्म की राजनीति राज्य के साथ में जहां पर भी होगी, जिसके साथ भी होगी, वो अपवित्र राजनीति होगी, वो पवित्र राजनीति नहीं हो सकती। CIA अगर धर्म के साथ में गठबंधन इस्लाम के साथ कर रहा है, इस्लामिक ग्रुपों के साथ कर रहा है, तो वह राजनीति खतरनाक है। अगर वह बौद्ध धर्म के साथ में और बौद्ध जो मॉन्क हैं उनके साथ में मिलकर वो राजनीति कर रहा है, तो वो भी खतरनाक है। एक और चीज है जिसे कायदे से नोटिस लिया है, जो श्रीलंका चल रहा है ना अभी, तो श्रीलंका में किसका असर है? बौद्धों में किस संप्रदाय का असर है? श्रीलंका में थेरवादियों का असर है, सिंगलियों पर थेरवादियों का असर है। ये थेरवादी वे हैं जो कि मॉडर्न पीरियड में पॉलिटिक्स करने में विश्वास करते थे और राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स करने में विश्वास करते थे। और ये जो सिंघली बौद्ध हैं, इन सिंघली बौद्धों का बर्मा, थाईलैंड, लाओस, इन तमाम देशों में असर रहा है। कंबोडिया और वियतनाम में भी असर रहा है। पहला जो बिंदु जिस पर मैं ध्यान खींचना चाहता हूं वो यह है कि पिछले 50 साल में, 60 साल में कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के दौरान अमेरिका को बौद्ध धर्म को नए सिरे से संगठित करने में, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में बौद्ध धर्म के लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है और उनके साथ जुड़ के काम किया है। और खासतौर पर वो अपने आप में चिंता की चीज है। मैं नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता कि अंबेडकर कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के असर में आए थे, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि एशिया फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, CIA का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है, जो कि बौद्ध लोगों को राजनीति करने से के लिए वो प्रेरित करता रहता है। दलित का एजेंडा, दलित की मुक्ति बौद्ध धर्म में होगी, ये एजेंडा, ये बड़े पैमाने पर हाईलाइट करके, नेशनलिज्म का एजेंडा, ये बड़े पैमाने पर हाईलाइट करके उन्होंने केंद्र में रखा है।
इस पूरे क्रम में हुआ यह है कि बौद्ध धर्म और राजतंत्र के बीच में घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ है। यह मिथ रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि 17वीं शताब्दी के बाद से बौद्ध धर्म के लोगों ने राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेना शुरू किया और कोल्ड वार की शुरुआत के साथ, खासतौर पर वियतनाम युद्ध के प्रसंग में, सीआईए का ध्यान इस ओर गया कि उसने बौद्ध धर्म को टारगेट किया जाए और अपने साथ लिया जाए और इसे एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तौर पर, एक एंटी कम्युनिस्ट धर्म के तौर पर उसका व्यापक तौर पर विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया जाए। सामान्य तौर पर यह धारणा है कि बौद्ध जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं, पर्वत में रहते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कि एक्सपीरियंस है वो यह है कि अधिकतर जो बौद्ध हैं मॉडर्न पीरियड में, वे सारे के सारे बौद्ध शहरों में रहते हैं और उन शहरों में खासतौर पर रहते हैं जिन शहरों का सत्ता से करीबी संबंध है, जिससे कि सत्ता के साथ में वो अपना सह संबंध बनाए रख सकें और उसके साथ में कदम से कदम मिला के चल सकें। तो दूसरी जो चीज है जैसे कि मैं आपके जहन में सामने रखना चाहता हूं वो ये कि एक है राजनीति और एक है बौद्ध राजनीति। तो पिछले 17वीं शताब्दी के बाद से बौद्ध राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमेना के तौर पर विकसित हुई है, जिसकी कि अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, खबर ली जानी चाहिए। अमेरिका कौन कौन दलित नेता जाते रहे और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में किस फेलोशिप और फाउंडेशन के जरिए वो पढ़ाई करते रहे और पढ़ाते रहे और रिसर्च करते रहे। एशिया फाउंडेशन ने एक बड़े स्केल का खेल शुरू किया है जो कि सीआईए का एक तरह से फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। और वो खेल क्या है? वो खेल ये है कि उसने एक फेलोशिप, वर्ल्ड फेलोशिप और बौद्धिस्ट के नाम से शुरू की है, WFB, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बौद्धिस्ट के नाम से शुरू की है। और इस फेलोशिप के तहत उसने सबसे पहले थाईलैंड के बौद्धों को रिक्रूट किया और फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनका दूसरे देशों के साथ में सह संबंध विकसित किया और अब वो धीरे धीरे ये एक बड़ा खेल एशिया फाउंडेशन का बन चुका है। तो हम जब अब आज की डेट में बौद्ध धर्म पर बात करें और बौद्ध राजनीति पर बात करें तो हमें यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उसके जो सीआईए के साथ संबंध हैं वे संबंध किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। महात्मा बुद्ध के और बौद्ध समुदाय के दृष्टिकोण के साथ में हिंदुत्व के दृष्टिकोण का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मजेदार बात यह है कि लद्दाख की सीट बीजेपी ने जीती। वहां कोई हिंदू रहता ही नहीं है, वहां हिंदुओं का मुश्किल से 1500 वोट होंगे, वह मुसलमान है या बौद्ध हैं। जिस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ में बुद्ध के विचारों का 3-13 का रिश्ता है, वहां बौद्धों ने एन मास बीजेपी को वोट दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी प्रो अमेरिका है। आज की डेट में आपकी इंडियन पॉलिटिक्स, आपकी बर्मा की पॉलिटिक्स, आपकी श्रीलंका की पॉलिटिक्स, थाईलैंड की पॉलिटिक्स, लाओस की पॉलिटिक्स, कंबोडिया की पॉलिटिक्स, वियतनाम की पॉलिटिक्स गहरे तौर पर बौद्ध धर्म से प्रभावित है और बौद्ध धर्म सीआईए के नीतियों से प्रभावित और संचालित होकर काम भी कर रहा है, और खासतौर पर राजनीतिक क्षेत्र में।
तो हमने कभी यह सोचा ही नहीं कि बौद्ध धर्म था, ये बौद्ध राजनीति कहां से आ गई। एक और फैक्ट है जिसे कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि इसका सिलसिला शुरू होता है 17वीं शताब्दी से। आप लोग याद करें कि कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे देश ब्रिटिश उपनिवेश के दायरे में चले आए, उनमें बर्मा भी था, उनमें और भी छोटे छोटे देश थे जो दक्षिण एशिया के हैं, वे भी थे। सिर्फ एक ही देश था जो कि सीधे कॉलोनियल रूल के तहत नहीं था, वो था थाईलैंड। थाईलैंड में बहुत है। और बर्मा में तो हालत यह थी कि बर्मा में तो ब्रिटिश शासकों ने सीधे सीधे मोनार्की को एकदम एबॉलिश कर दिया था। मोनार्की का बौद्धों के साथ में गहरा संबंध था। यही वजह थी कि 1906 में बर्मा में बौद्धों ने नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स की नींव डाली। और बौद्ध एसोसिएशन के बैनर तले उन्होंने बड़े पैमाने पर युवाओं को एकत्रित किया और औपनिवेशिक शासन सत्ता का विरोध किया। लेकिन जैसा कि ब्रिटिश शासकों का एक तरीका था कि या जो औपनिवेशिक शासक हैं उनका तरीका है कि वे जब इस तरह की कोई चीजें आती हैं तो वे प्रोटेस्ट करने वाले को भी अपना एक हिस्सा बना लेते हैं। हमारे यहां अंबेडकर ब्रिटिश शासन का हिस्सा थे। यह अचानक नहीं है, यह अचानक नहीं है कि बर्मा में जो बौद्ध राष्ट्रवाद का बिगुल बजा रहे थे, उन्हीं में से कुछ लोग निकल के मॉन्क, वो सेकुलर आइडियोलॉजी और दूसरी चीजों को लेकर वे कॉलोनियल जो शासक थे उन्हीं के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। और हमारे यहां अम्बेडकर की तो साफ नीति थी। उनको लगता था कि ब्रिटिश की सरकार के साथ में मिलकर ज्यादा बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है दलितों के लिए। तो बर्मा से जो ये बीमारी शुरू हुई नेशनलिज्म की बौद्ध मतानुयायियों में, उनमें से एक हिस्सा शासक वर्गों के साथ में सेकुलर एजेंडे के साथ जुड़ा और सेकुलर एक्टिविस्टों की तरह काम करने लगा। और इस रूप में भी काम करने लगा कि वे दबे कुचले, जिसे हम लोग SC ST कहते हैं, दलित कहते हैं, वो दलितों के लिए उद्धार के लिए काम करने वाला है। इस वर्ग में बौद्धों ने राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी स्वीकृति अर्जित की और यह फिनोमेना शुरू हुआ था सबसे पहले बर्मा में और उसका इंपैक्ट भारत में भी महसूस किया गया। एक अन्य चीज है जैसे कि मैं यहां दर्ज करके ये बातचीत आज की यहां रुकूंगा, वो ये कि थाईलैंड जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वो बौद्ध दर्शन और धर्म से प्रभावित देश है। तो वहां पर 1942 में, वैसे वहां कोई कॉलोनियल रूल नहीं था, लेकिन बैंकॉक में जाहिर है कि जापान के शासन के तहत जब वो आ गए तो वो किसके साथ थे? बैंकॉक के या थाईलैंड के जो लोग थे वो किसके साथ थे? जो बौद्ध थे वो किसके साथ थे? वो जापान के फासिस्ट तोजो शासन के साथ थे। और वे खुलकर जापान के जो युद्ध के जो आदेश और एक्शन चल रहे थे उनका समर्थन कर रहे थे। ये फॉर्म था जिसमें कि बौद्ध राजनीति जो है वो सीधे सीधे तोजो का
जो कि फासिस्ट नेता था, उसका समर्थन करते हुए बैंकॉक में दिखाई दे रही थी। तो यह आश्चर्य नहीं है, यह आश्चर्य नहीं है कि लेह लद्दाख में बौद्ध जो है अचानक एंड मास बीजेपी को वोट देते हैं। यह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बौद्ध राजनीति में यह नेशनलिज्म और फासिज्म का समर्थन यह संभव है। बौद्ध राजनीति में यह भी संभव है कि आप इंपीरियलिज्म का समर्थन करें। बौद्ध राजनीति में यह भी संभव है कि आप सीधे सीआईए के एजेंडे पर काम करें। दलाई लामा के लिए तो नौजवानों का एक पूरा का पूरा गिरोह सीआईए ने तैयार किया था जब दलाई लामा हिंदुस्तान आ गए थे। तो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने कभी बौद्ध धर्म की बात करते समय बौद्ध राजनीति पर बात नहीं की है, और यह एक सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू है, क्योंकि बौद्ध राजनीति कोल्ड वॉर के पीरियड में पिछले 60-70 साल के दौरान वह लगातार अमेरिका और सीआईए से निर्देशित होती रही है और उसी के एजेंडे पे काम करती रही है। हमारे यहां बौद्ध राजनीति के सबसे प्रबल प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग होते हैं। मायावती जी होती हैं, महात्मा बुद्ध की शरण में जाने वाली। क्या स्थिति है उनकी? चुनाव में किसके प्रति समर्पण था उनका? बीजेपी के प्रति। बीजेपी कैसी पार्टी है यह बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का एजेंडा एकदम साफ है, वो हिंदुत्ववाद को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बहुसंख्यकवादी राजनीति को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सीआईए के उस डिक्टेट के करीब है कि अचानक सारे दलितवादी वो बीजेपी के साथ में नाविनालबद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि वह इस पूरे एशियाई देशों में सीआईए का सबसे प्रमुख एजेंडा है कि बुद्ध धर्म को दक्षिणपंथी राजनीति के साथ में, फासिस्ट राजनीति के साथ में नाविनालबद्ध किया जाए। एंटी कम्युनिस्ट विचारधारा के तौर पर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और विकास किया जाए। और यही वजह अचानक नहीं है, यह अचानक नहीं है कि जितने बौद्धिस्ट इधर हुए कोल्ड वॉर के पीरियड में, उन सब ने जी भर के कम्युनिस्ट विरोधी विचार अपने व्यक्त किए। इसके पहले, कोल्ड वॉर के पहले जितने भी बौद्ध थे वे सब साम्यवाद की राजनीति का स्वागत करते थे, समर्थन करते। एक वियतनाम अपवाद था। वियतनाम के एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल में बौद्ध सन्यासियों ने बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद के खिलाफ में सक्रिय भूमिका अदा की, और उस भूमिका को निर्वाह करने में जो सबसे बड़ी मदद थी वो थी थाईलैंड के मॉन्क या बौद्धों की। उनके साथ में उनके गहरे संबंध थे। और यह चीज जब पहली बार सीआईए को पता चली तो सीआईए ने अपना एजेंडा बनाया कि बौद्ध धर्म को टारगेट करो और अपनी ग्रिप में लाओ। और वह समय था जब यह सारा काम हुआ। 1950 के बाद, यानी 1947 की यह घटना है। 1947 में से ये थाईलैंड की विदेश नीति में एक तरह से एंटी कम्युनिस्ट एजेंडे के तौर पर बौद्ध धर्म रहा है। और ये थाईलैंड की और अमेरिका की जो रणनीति, जो समझौते थे, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और इसने एक तरह से अमेरिकीवाद और संकीर्णतावाद, इन दोनों को फलने फूलने का अवसर दिया है बौद्ध धर्म की आड़ में और छत्रछाया में। दिलचस्प बात यह है, और आखिरी बात, वाशिंगटन स्थित सीआईए ये दर्शाने की कोशिश करता है कि उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, या बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुयायी
या बौद्ध प्रचारक ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। सीआईए कहता है उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं। और इधर बौद्ध जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बौद्ध मॉन्क हैं, वे ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल एकदम अपोजिट है। सीआईए का धर्म से गहरा संबंध और बौद्ध धर्म से बिल्कुल गहरा संबंध। एशिया फाउंडेशन उसका एक तरह से बैकबोन है, उसका प्रचारक संगठन है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। और बौद्ध अब सिर्फ धर्म नहीं है, बौद्ध राजनीति भी है। और बौद्ध राजनीति की जो 17वीं शताब्दी से जो परंपरा शुरू हुई है, जो आज विकसित होते हुए सीआईए के ग्रिप में जा चुकी है, अब बौद्ध धर्म को अनेक देशों में एक एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पर व्यापक स्तर पर विकसित किया गया है। और ये सीआईए की बहुत बड़ी सफलता है। आज बस इतना ही, बाकी बातें फिर कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।